नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने मानव में यौनारंभ के समय कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं, इन सभी के विषय में कल के वीडियो में हमने डिटेल से बात की थी। और इस प्रकार से हमारा मानव जनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक कंप्लीट होता है। और आज इस वीडियो में हम ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी यानी मानव भ्रूण विज्ञान शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत आज इस वीडियो में हम सामान्य परिचय यानी ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। यह वीडियो 12th क्लास के बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग यह टॉपिक तैयार किया गया है। इसके अलावा नीट, रीट और अन्य जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी यानी मानव भ्रूण विज्ञान। सर्वप्रथम हमें ये पता होना चाहिए कि एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान को हम डेवलपमेंट बायोलॉजी या भ्रूणिकी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो यहाँ पर आप इनका चित्र देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, चित्र अच्छे से याद होता है तो हम उसका आंसर है वो आसानी से दे सकते हैं। तो भ्रूण विज्ञान के जनक हो जाएंगे अरस्तु। अरस्तु यानी अरिस्टोटल को भ्रूण विज्ञान का या एम्ब्रियोलॉजी का जनक कहा जाता है। इसके अलावा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जनक भी हम अरस्तु को मानते हैं, और जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का जनक भी हम अरस्तु को मानते हैं। नेक्स्ट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी का जनक हम किसे मानते हैं। तो यहाँ पर आप इनका चित्र देख सकते हैं। और आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक हो जाएंगे कार्ल वॉन बियर। कार्ल वॉन बियर को आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी हु इज द इंडियन एम्ब्रियोलॉजी फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक, यहाँ पर आप इनका चित्र देख सकते हैं, और ये हो जाएंगे पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी को भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हु इज द फादर ऑफ एनिमल एम्ब्रियोलॉजी। जंतु भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हैं। तो यहाँ पर जंतु भ्रूण विज्ञान के जनक हो जाएंगे कार्ल वॉन बियर को जंतु भ्रूण विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। हमने सबसे पहले बात की भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु को भ्रूण विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमने बात की आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक के रूप में कार्ल वॉन बियर को जाना जाता है। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक के रूप में पंचानन माहेश्वरी को जाना जाता है, और जंतु भ्रूण विज्ञान के जनक के रूप में कार्ल वॉन बियर को जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें भ्रूण विज्ञान में यानी मानव भ्रूण विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। सामान्य परिचय हम इसका देखते हैं, जिसमें देखो इस चित्र के द्वारा भी हम समझेंगे। पहले हम इनके नाम देख लेते हैं, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें गेमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन की जो प्रोसेस आती है उसके विषय में देखना है, जो कि इस वीडियो के अंतर्गत हम बात कर लेंगे। गेमेटोजेनेसिस आगे दो प्रकार का होता है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन, और दूसरा होता है oogenesis यानी अंड जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस से ये नर में पाया जाता है, और नर में वर्षण के अंदर ये क्रिया होती है जिसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। दूसरी है oogenesis यानी अंड जनन, जो लड़कियों में या मादाओं में पाया जाता है। ये अंडाशय में होने वाली क्रिया है जिसके फलस्वरूप अंडाणु का निर्माण होता है। इसके बाद में आता है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। इसमें क्या शुक्राणु बन जाते हैं नर में, और मादा में बन जाते हैं अंडाणु। जब दोनों संयुग्मन करते हैं, दोनों फ्यूज होते हैं, तो दोनों के मिलने की जो क्रिया होती है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं यानी निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद में होता है क्लीवेज, यानी कि इसमें कोशिकाओं में विभाजन होता है। युग्मनज बनने के बाद युग्मनज में लगातार विभाजन होता है, और इस विभाजन की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, क्लीवेज या विदलन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप 2 सेल 2 से 4, 4 से 8, 8 से
16 से 32, इस प्रकार से जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो लगातार विभाजन करती रहती हैं। इसके बाद में हम ब्लास्टुलेशन या कोरक भवन की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत मोरुला नामक एक स्टेज बनती है और मोरुला के बाद में ब्लास्टोसिस्ट नामक स्टेज बनती है। ब्लास्टोसिस्ट ये यहाँ पर जो गर्भाशय है वहाँ पर पहुँच जाता है, और ब्लास्टोसिस्ट जो लेट ब्लास्टोसिस्ट अवस्था होती है वो गर्भाशय में पहुँचने के बाद गर्भाशय की 2 भित्तियाँ पाई जाती है गर्भाशय में, जो कि हमने पीछे वीडियो में पढ़ा है। बाहर वाली जो पेशी भित्ति है उसे मायोमेट्रियम कहते हैं, और अंदर वाली जो भित्ति होती है उसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। एंडोमेट्रियम की जो भित्ति है उसमें धंस करके ब्लास्टोसिस्ट व्यवस्थित हो जाता है, और ब्लास्टोसिस्ट के एंडोमेट्रियम में धंसने की जो क्रिया होती है उसे ही हम इम्प्लांटेशन या रोपण कहते हैं। और इसके बाद में आगे का जो पूरा परिवर्धन होता है, डेवलपमेंट होता है, वो इसी स्थान पर होता है, गर्भाशय में होता है। गर्भाशय में आगे क्या होता है, 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। उन जनन स्तरों के अंतर्गत गेस्टुलेशन यानी गेस्टुला भवन की अवस्था आती है। आगे हम जब गेस्टुला भवन पढ़ेंगे या गेस्टुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें आगे हम डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पर एक बार हम इस चित्र में भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी युग्मक जनन की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। और अंडाशय में oogenesis की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप ये अंडाणु का निर्माण हो जाता है। अंडाणु निकल करके अंडवाहिनी में आता है, और इधर से शुक्राणु है वो योनि द्वार से होते हुए गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी में आ जाते हैं। और अंडवाहिनी के एम्पुला वाले भाग में क्या होते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं। इधर से शुक्राणु और इधर से जो अंडाणु होते हैं ये दोनों आपस में समेकित हो जाते हैं, और इन्हें फ्यूज होने की ये जो क्रिया है ये कहलाती है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, जो युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, उस जाइगोट में लगातार डिवीजन होते हैं। पहले 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, यहाँ तक की जो क्रिया होती है ये कहलाती है क्लीवेज। क्लीवेज के बाद में इसमें एक स्टेज बनती है जो 32 कोशिकाओं का समूह होता है जिसे हम मोरुला कहते हैं, और जो ब्लास्टुलेशन की क्रिया के फलस्वरूप बनता है। मोरुला के बाद में यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर गर्भाशय में आकर के एंडोमेट्रियम की जो भित्ति होती है उसके अंदर धंस करके यहाँ पर व्यवस्थित हो जाता है, गर्भाशय की भित्ति से संपर्क स्थापित कर लेता है, और ये क्रिया कहलाती है रोपण। आगे का पूरा डेवलपमेंट होता है वो इसी स्थान पर होता है। और आगे जैसे नई नई जो 3 स्तर बनते हैं, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम, वो गेस्टुलेशन की क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, जिसकी हम आगे डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो सामान्य बातें कर ली कि मानव भ्रूण विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना। सबसे पहले हम गेमेटोजेनेसिस की बात करेंगे यानी युग्मक जनन, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन, oogenesis, अंडजनन, ये दोनों क्रिया गेमेटोजेनेसिस के फलस्वरूप आती है, और इस वीडियो में हम गेमेटोजेनेसिस के विषय में देख लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्पर्मेटोजेनेसिस के विषय में बात करेंगे। इसके बाद में फर्टिलाइजेशन है, फिर क्लीवेज है, फिर ब्लास्टुलेशन और फिर इम्प्लांटेशन है, और फिर आता है गेस्ट्रुलेशन, और फिर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट आती है, वो इसी गेस्ट्रुलेशन के अंतर्गत हम आगे बात कर लेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं गेमेटोजेनेसिस की, यानी युग्मक जनन की, युग्मक निर्माण की क्रिया है वो किस प्रकार से होती है। जनदों में युग्मकों का निर्माण होता है, तो ये हम जानते हैं कि नर में जनद के रूप में पाया जाता है वर्षण, और मादा में जनद के रूप में पाया जाता है अंडाशय, और इन्हीं अंडाशय और वर्षण में युग्मकों का निर्माण होता है, और युग्मक निर्माण की इस क्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है, गेमेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो जो नर होते हैं उनमें तो क्या होता है, वर्षण के अंदर ये क्रिया होती है, और मादा में ये क्रिया अंडाशय में होती है। लैंगिक जनन करने वाले सभी जीवों में युग्मक जनन की क्रिया होती है। देखो जनन सामान्यतः तो 3 प्रकार का होता है। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो तो पादपों में सामान्यतः पाया जाता है, लेकिन वैसे सामान्यतः हम बात करें तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन 2 प्रकार की क्रिया होती है। जितने भी जीव लैंगिक जनन की क्रिया करते हैं उन सभी में युग्मक जनन की क्रिया होती है, यानी युग्मकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं युग्मक जनन की क्रिया का नियंत्रण
पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से स्रावित FSH हार्मोन द्वारा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। युग्मक जनन की क्रिया का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH हार्मोन कहते हैं। उसके द्वारा ये पूरी प्रक्रिया नियंत्रित होती है। युग्मक जनन यानी गेमेटोजेनेसिस की क्रिया FSH के कंट्रोल में होती है। नेक्स्ट जो कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, युग्मक जनन की क्रिया के लिए विटामिन ई उत्तरदायी होता है तथा इसकी कमी से बंध्यता उत्पन्न हो जाती है। देखो, जब हम विटामिन के विषय में पढ़ते हैं तो उस समय भी हम विटामिन ई की कमी से बात करते हैं कि जो लड़कियां होती है, जो मादाएं होती हैं, उनमें बांझपन रोग हो जाता है। तो उसी प्रकार से युग्मक जनन की क्रिया के लिए विटामिन ई उत्तरदायी होता है। अगर विटामिन ई की कमी आ जाती है तो उनमें बंध्यता उत्पन्न हो जाती है या बांझपन रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं युग्मक जनन में विटामिन ई के साथ साथ विटामिन ए की उपस्थिति भी अनिवार्य होती है। विटामिन ई तो चाहिए युग्मक जनन के लिए और इसके साथ साथ में विटामिन ए की आवश्यकता भी होती है और इसका कारण अभी हम पता करते हैं। क्योंकि विटामिन ए की कमी से युग्मक दुर्बल व निष्क्रिय हो जाते हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो शुक्राणु है वो क्या हो जाएगा, दुर्बल व निष्क्रिय हो जाएगा, जिसके कारण वो यानी अंडवाहिनी के एम्पुला वाले भाग तक नहीं पहुंच पाएगा और निषेचन की क्रिया नहीं होगी। और इसके लिए विटामिन ई के साथ साथ में विटामिन ए की आवश्यकता भी होती है। युग्मक जनन दो प्रकार का होता है, तो ये अभी हमने पीछे बात कर ली, गेमेटोजेनेसिस है, ये दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन जो कि नर में पाया जाता है, और दूसरा है oogenesis यानी अंड जनन या अंडाणु जनन भी हम कह सकते हैं, ये मादाओं में पाया जाता है। अब सामान्य डेफिनेशन देख लेते हैं कि शुक्राणु जनन क्या होता है और अंडाणु जनन क्या होता है। डिटेल से मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। शुक्राणु जनन की क्रिया नर में होती है जिसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणु जनन की क्रिया वृषण में पाई जाती है, टेस्टिस में पाई जाती है और इस क्रिया के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट है अंड जनन की क्रिया मादाओं में पाई जाती है या मादाओं में होती है जिसके द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। तो अंड जनन की क्रिया मादाओं में अंडाशय में संपन्न होती है जिसके फलस्वरूप अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के विषय में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और उससे जो अगला वीडियो होगा वो होगा अंड जनन यानी oogenesis का। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित हैं, इसलिए कई बार है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो, सामान्यतः हम बात करें डेवलपमेंट जो होता है, परिवर्धन जो होता है, ये दो प्रकार का होता है। व्यक्तिवर्तीय परिवर्धन यानी ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट और दूसरा होता है जातिवर्तीय परिवर्तन यानी फाइलोजेनिक डेवलपमेंट। व्यक्तिवर्तीय जो परिवर्तन होता है व्यक्ति विशेष यानी इंडिविजुअली संबंधित होता है। ये किसी व्यक्ति से शुरू होता है और उसी व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार के व्यक्ति में समाप्त हो जाता है। जैसे कोई अंडा है वो प्रस्फुटित होकर के लार्वा बनाता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से वयस्क बनता है। तो जो व्यक्ति पहले था उसी से उसी प्रकार का व्यक्ति इसमें बन जाता है, यानी व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन होता है जो व्यष्टि से संबंधित होता है, इंडिविजुअल से संबंधित होता है, जिसमें अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से वयस्क बन जाता है। दूसरा आता है जातिवर्तीय परिवर्तन यानी फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। तो देखो, पहले जो पुराने जीव उपस्थित थे उन्हीं जीवों से नए जीवों का निर्माण होता है, तो वो कहलाता जातिवर्तीय परिवर्तन और ये संबंधित होता है समुदाय या समष्टि से संबंधित होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि पहले तो प्रोटोजोआ उत्पन्न हुए यानी मोनेरा जिसे हम कहते हैं, उसके बाद में पोरीफेरा हुए, पोरीफेरा के बाद में जो नए जंतु बने सिलेंट्रेटा, फिर ये जो फाइलम है आगे से आगे चलते गए। जो पोरीफेरा है उसके आगे क्या होती हैं, बहुत सारी शाखाएं बन जाती है जिसमें कुछ जीव जलीय बन जाते हैं, कुछ स्थलीय बन जाते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जलीय स्थलीय दोनों प्रकार के बन जाते हैं।
जैसे हमारी भी हम बात कर सकते हैं कि ह्यूमन का डेवलपमेंट किससे हुआ है, बंदर से हुआ है। बंदर से माना जाता है तो बंदर क्या एक पुरातन जीव है, उसी से नए जीव का निर्माण हो गया। यानी पहले से जो पृथ्वी पर पुराने जीव उपस्थित थे उनसे नए जीवों की जो उत्पत्ति होती है, नए जीवों का निर्माण होता है। इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है वो जातिवर्तीय परिवर्तन कहलाता है। और कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानव में किस प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है, तो मानव में जातिवर्तीय परिवर्तन पाया जाता है। नेक्स्ट कुछ सिद्धांत दिए गए हैं कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा। एक तो पूर्व रचना का सिद्धांत है। तो इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि जो जीव नया जन्म लेता है उस जीव के जो अंग होते हैं उन अंगों को सूक्ष्म रूप में पहले वाले जीव में उपस्थित होते हैं। जैसे कोई मतलब मान लीजिए कोई जीव है, उस जीव को नया जीव उत्पन्न करना है, तो नया जीव जो उत्पन्न होगा उसके जितने भी जो लक्षण होते हैं वो पहले से सूक्ष्म रूप में उस जीव में उपस्थित होते हैं। और इसी प्रकार से आगे आने वाली पीढ़ी के लक्षण भी उसमें सूक्ष्म रूप में उपस्थित होते हैं। तो पहले से उस व्यक्ति में या पहले से उस जीव में वो पूरे लक्षण उपस्थित होते हैं जो नए जीव में पैदा होने वाले होते हैं। ये पूर्व रचनावाद कहता है। नेक्स्ट है अनुजनन या पश्चजनन सिद्धांत। तो इसमें हम बात करें, देखो इसमें ऐसा नहीं होता सामान्यतः। कार्ल वॉन बियर ने इसमें बहुत अच्छा सिद्धांत दिया था और उन्होंने बताया था कि सामान्यतः ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं होता। पहले से कोई भी जो रचना है वो उसमें उपस्थित नहीं होती है। इसमें युग्मनज बनते हैं, युग्मक बनते हैं, युग्मकों का संलयन होता है जिससे युग्मनज बनता है और युग्मनज में डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होकर के नए जीव का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से देखो पूर्व रचनावाद में तो पहले से जो रचनाएं नए व्यक्ति में या जो जीव जन्म लेता है उसकी पहले से उस व्यक्ति में रचनाएं उपस्थित होती हैं सूक्ष्म रूप में, जबकि अनुजनन या पश्चजनन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये इसके विरोधी थे पूर्व रचनावाद के। और इसमें क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक से नए संलयन होकर के युग्मनज बनता है, युग्मनज से नए जीव का निर्माण होता है। कहने का मतलब है एक सीक्वेंस के अनुसार एक नए जीव की उत्पत्ति होती है अनुजनन या पश्चजनन सिद्धांत के अनुसार। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त की है, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिस्कवरी से संबंधित भी क्वेश्चन भी आते हैं, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन के विषय में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।